नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। बीए पार्ट थर्ड का जो आपका पहला पेपर है समाजशास्त्री विचारक वाला, उसमें आज हम बात करेंगे इमाइल दर्खाइम के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन आत्महत्या के बारे में। आत्महत्या इमाइल दर्खाइम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन माना जाता है। हमने इससे पहले बात की थी कि 1893 में इमाइल दर्खाइम ने एक किताब लिखी थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो उनकी पीएचडी थीसिस पर आधारित थी। उसके 2 साल बाद 1895 में दर्खाइम ने दूसरी किताब लिखी थी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। इस पुस्तक में दर्खाइम ने पहली बार समाजशास्त्र में किस प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन संभव है उसके बारे में पूरा उल्लेख किया था कि समाजशास्त्र में आपको सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना है, सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानना है, सामाजिक तथ्य जो हैं उनकी पहले ठीक से परिभाषा करनी है, उससे संबंधित जो भी पूर्व विचार हैं उनका त्याग करना है, सामाजिक और वैयक्तिक तथ्यों में अंतर करना है। इन सारी चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करेंगे तो हम एक अच्छा वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। इमाइल दर्खाइम ने अपनी इसी बात को या अपनी इसी विचार को संपुष्ट करने के लिए 1897 में तीसरी जो अपनी पुस्तक लिखी थी, ली सुसाइड, फ्रेंच वर्ड है ये क्योंकि दर्खाइम फ्रांसीसी थे, तो उनकी जो पहली ये जो किताब आई थी ली सुसाइड 1897 में, ये माना जाता है कि पहली बार किसी भी समाजशास्त्री ने उस पद्धति शास्त्र को अपनाकर, पूर्णतः अपनाकर, जिसका 1895 में उन्होंने उल्लेख किया था, उसे पूर्णतः अपनाकर आत्महत्या के बारे में एक समग्र संपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया था। अब हमें इस आत्महत्या के अर्थ को समझने से पहले यहाँ कुछ चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है। आत्महत्या, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका अर्थ अगर किसी से पूछा जाए तो आत्महत्या का अर्थ है अपने आप को मारना, यानी व्यक्ति जब स्वयं अपने आप को मार लेता है तो हम उसे आत्महत्या कहते हैं। परंतु क्या आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, वैयक्तिक तथ्य है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है? इस विचार को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। दर्खाइम का ये मानना है कि आत्महत्या एक वैयक्तिक समस्या नहीं है या एक वैयक्तिक तथ्य नहीं है, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। सामाजिक वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमने सामाजिक तथ्य की बात की थी तो सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर उसके सोचने, विचारने, कार्य करने के तरीके जो उससे बाहर हैं और उस पर बाध्यता बनाते हैं। तो आत्महत्या हालांकि व्यक्ति करता ऐसी परिस्थितियों में है जबकि वो नितांत अकेला हो, वो अपनी इस प्लानिंग के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करता, किसी को आभास भी नहीं होने देता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कोई उसे आत्महत्या नहीं करने देगा। तो ये कृत्य व्यक्ति द्वारा स्वयं द्वारा किया गया है, परंतु इसके पीछे का जो परिवेश है या जो एक हम बैकग्राउंड उसका देखें तो उसमें कहीं ना कहीं समाज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। दर्खाइम ने जो आत्महत्या की पुस्तक लिखी है उसको उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। जो ग्रंथ का पहला पार्ट है उसमें दर्खाइम ने आत्महत्या से संबंधित जो अलग अलग विद्वानों ने पहले से जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उनका उल्लेख किया है और उनकी अनुपयुक्तता को सिद्ध किया है, यानी उनकी आलोचना करते हुए ये बताया है कि उनमें क्या क्या कमियां हैं। प्रजाति तथा पैतृकता संबंधी मनोवैज्ञानिक दशाओं के आधार पर कुछ लोगों ने आत्महत्या को समझाया है। प्राकृतिक परिस्थितियों के आधार पर, अनुकरण के आधार पर, पागलपन, मद्यपान या जो और अन्य मनोविकार होते हैं उनके आधार पर अलग अलग विद्वानों ने आत्महत्या को समझाया है। परंतु ये सभी आधार जो है दर्खाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से परिपूर्ण नहीं है। उन्हें लगता है कि इसके आधार पर हम आत्महत्या को ठीक से नहीं समझ सकते। दर्खाइम ने जो दूसरे भाग, ग्रंथ का जो दूसरा भाग है, उसमें उन्होंने स्वयं आत्महत्या के संबंध में जो विचार है, पहले आत्महत्या को उन्होंने परिभाषित किया है
क्योंकि उन्होंने रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में भी यही बात कही है कि जो भी अध्ययन हम करना चाहते हैं उसे हमें परिभाषित करना है, उस टर्म को हमें क्लियरली परिभाषित करना है, ताकि जो रीडर हैं, उसके जो पाठक हैं, वो उसका वही अर्थ लगाएं जो कि अनुसंधानकर्ता बताना चाहता है। तो दूसरे भाग में उन्होंने आत्महत्या के प्रकारों का उल्लेख किया है। आत्महत्या के प्रकार दरखाइम ने सामाजिक कारकों के आधार पर बताए हैं कि 4 प्रकार के उन्होंने सामाजिक कारक बताए हैं जो कि आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं, और उन्हीं 4 प्रकारों की उन्होंने आत्महत्या के बारे में बात की है। तीसरे भाग में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उन्होंने उल्लेख किया है कि आत्महत्या किस प्रकार से एक सामाजिक तथ्य है, और आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया बताने वाले सिद्धांतों की उन्होंने आलोचना की है। साथ ही उन्होंने कुछ व्यावहारिक परिणामों और समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। दरखाइम की बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है आत्महत्या, और इसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा सामूहिक जीवन किस प्रकार से श्रेष्ठ है उसका एक ठोस आधार प्रदान किया है। पहली बार समाजशास्त्रीय पद्धति, प्रत्यक्षवाद, वर्गीकरण और विश्लेषण, ये सारी अध्ययन प्रणालियाँ किस प्रकार से समाजशास्त्रीय अध्ययनों में लागू की जा सकती है, इसका सफल प्रयोग आत्महत्या के अध्ययन को माना जाता है। जो एक विद्वान है रॉबर्ट बी स्टिड, उनकी किताब है द सोशल ऑर्डर, उसमें उन्होंने कहा है आत्महत्या के अध्ययन के बारे में कि यह समाजशास्त्रीय अनुसंधान की महानतम कृतियों में से एक तथा प्रथम कृति है। समाजशास्त्र में अनुसंधान का इतिहास वास्तव में इस पुस्तक से प्रारंभ होता है, और यद्यपि इसके प्रकाशन के पश्चात 70 वर्षों में इसके निष्कर्षों में परिष्कार किया गया है, परंतु इसका महत्व कम नहीं हुआ है। दरखाइम पहले व्यक्ति थे जिसने आत्महत्या को मापने के लिए सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग किया, यानी स्टैटिस्टिकल मेथड से उन्होंने इस चीज़ को समझने का प्रयास किया। आत्महत्या के अध्ययन में दरखाइम ने ऐतिहासिक और सांख्यिकीय दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया था। अब हम बात करेंगे आत्महत्या का अर्थ क्या है। पहले हम दरखाइम ने जो डेफिनेशन दी है, हम सबके मन में एक विचार है कि आत्महत्या जब व्यक्ति स्वयं अपने आप को मार लेता है तो वो आत्महत्या है, परंतु बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें अपनी मृत्यु के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होता है, परंतु वो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, वो बाय मिस्टेक किया गया कोई कार्य भी हो सकता है। तो क्या वो आत्महत्या की श्रेणी में आता है? इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए दरखाइम ने अपने अध्ययन के प्रारंभ में ही आत्महत्या को सबसे पहले परिभाषित किया। दरखाइम कहते हैं, आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम होगा मृत्यु को वह जानता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होता है, जिसके भावी परिणाम मृत्यु को वह जानता है। यानी आत्महत्या की परिभाषा से ये स्पष्ट है कि ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या माना जाएगा जो मरने वाले की स्वयं की क्रिया का परिणाम हो, व्यक्ति स्वयं जानबूझकर अपने जीवन को अंत करे और मृत्यु उसी की क्रिया का परिणाम है। ये जो परिभाषा है ये मनुष्यों पर लागू होती है, पशुओं पर नहीं होती। अब हम इस परिभाषा को थोड़ा ब्रेक करके एक एक स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दरखाइम कहते हैं स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम। तो जाहिर सी बात है, व्यक्ति स्वयं जो क्रिया करके अपने आप को ख़त्म करता है, अपने आप को मृत्यु तक ले जाता है, उस क्रिया को ही हम आत्महत्या कहेंगे। स्वयं वो आत्मघात करता है, स्वयं पर वो हमला करता है किसी भी प्रकार से। अब वो क्रिया जो है वो सकारात्मक भी हो सकती है या नकारात्मक भी हो सकती है। सकारात्मक का मतलब कुछ करके आत्महत्या करना, यानी कुछ ऐसा एक्शन लेना जिससे व्यक्ति स्वयं मर जाए। अपने आप को गोली मार लेना, नस काट लेना, फांसी के फंदे पर चढ़ जाना, ये जो चीज़ें हैं ये सकारात्मक क्रिया है, यानी कुछ करके व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। नकारात्मक क्रिया का मतलब होता है कुछ करना बंद कर देना,
यानी जो आपको करना चाहिए अपनी स्वरक्षा के लिए वो चीज़ करना बंद कर देना नकारात्मक क्रिया है। एक व्यक्ति को पता है कि ये जो दवाई है ये इसकी जीवन रक्षक दवाई है, इसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता। उस दवाई को वो लेना बंद कर दे, खाना पीना बंद कर दे। जब आप रोड पर जा रहे हैं, एक व्यक्ति स्वयं गाड़ी के सामने आकर मर रहा है, वो सकारात्मक क्रिया है, और गाड़ी आने पर वो नहीं हटता है, ये नकारात्मक क्रिया है। इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम मृत्यु होता है। प्रत्यक्ष परिणाम, सकारात्मक क्रिया आपने की, किसी व्यक्ति ने की कि स्वयं को गोली मार ली, तो उसका प्रत्यक्ष परिणाम आपको दिखेगा, वो आत्महत्या है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दवाई लेना बंद कर देता है तो वो स्लो डेथ की तरफ बढ़ता है, वो उस नकारात्मक क्रिया का अप्रत्यक्ष परिणाम है। तो ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर करनी है कि स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम है, उसकी सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार की क्रिया हो सकती है। उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम आत्महत्या के रूप में देखा जा सकता है। चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दरखाइम ने यहाँ पर कही है कि क्रिया के परिणाम का अनुमान होना, यानी व्यक्ति स्वयं अपने आप को मार रहा है, सकारात्मक क्रिया कर रहा है, परंतु अगर उसे ये नहीं पता कि उसकी क्रिया का परिणाम उसकी मृत्यु के रूप में निकलेगा तो वो आत्महत्या नहीं है। यानी व्यक्ति को ये जानकारी होना नितांत आवश्यक है कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु निश्चित है। एक व्यक्ति अपने आप को गोली मारता है और वो मर जाता है, अगर वो ये जानता है कि इस गोली मारने से वो मर जाएगा तो वो आत्महत्या है। एक छोटा सा बच्चा खेल खेल में अपने पिताजी की पिस्टल ले लेता है या किसी भी तरीके से कुएं के किनारे पर खड़ा होके कूद जाता है, उसे नहीं पता वो कुआं कितना गहरा है और उसके गिरने से वो मरेगा या बचेगा। वो सिर्फ एक शौक में या खेल खेल में उसमें कूद जाता है, तो वो आत्महत्या नहीं है, वो एक एक्सीडेंट है, वो एक बचकाना हरकत है। ठीक है, तो आत्महत्या जो है उसमें क्रिया के परिणाम का अनुमान होना बहुत आवश्यक है। अनजाने में या धोखे से मर जाना आत्महत्या नहीं होता। व्यक्ति को लगता है थोड़ा पानी है और वो उसको समझ के कम पानी समझ के तैरने के इरादे से आगे चला जाता है और गहरे पानी में डूब के मर जाता है, तो ये दुर्घटना है, ये आत्महत्या नहीं है। परंतु यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने की, कि जब दरखाइम ये बात कहते हैं कि क्रिया के परिणाम का अनुमान है, तो इसमें बहुत सारे ऐसी मृत्यु भी इस श्रेणी में आत्महत्या की श्रेणी में सम्मिलित हो जाती हैं, जिन्हें हम बलिदान कहते हैं, त्याग कहते हैं या शहादत कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सैनिक जो है जो कि बॉर्डर पर खड़ा है, वो बंदूक लेकर खड़ा है, उसे पता है जैसे ही वो फ्रंट पर जाएगा, अगर वो एक गोली चलाता है तो उधर से 4 गोली उसे भी लगने की संभावना है। उसके बावजूद वो फ्रंट पर जाता है। यहाँ पर जो मृत्यु हुई है वो व्यक्ति की अपनी क्रिया का परिणाम है, सकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम है, प्लस उस व्यक्ति को ये अनुमान भी है कि इस क्रिया का परिणाम उसकी अपनी मृत्यु होगा। हम इसे जनरली शहादत कहते हैं, परंतु दरखाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दरखाइम इस प्रकार की मृत्यु को आत्महत्या की श्रेणी में ही रखते हैं। यानी व्यक्ति जानबूझकर वो क्रिया कर रहा है जिससे उसके मरने की संभावना है और उससे वो मर जाता है, तो वो आत्महत्या है। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए सपोज रोड क्रॉस कर रही है, तो अपने बच्चे को धकेल देती है और स्वयं ट्रक के नीचे आ जाती है, तो हम उसे माँ का प्यार कहते हैं, बलिदान कहते हैं, परंतु दरखाइम के अनुसार वो आत्महत्या है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि आत्महत्या दरखाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम है, जो व्यक्ति स्वयं कर रहा है और उसे क्रिया के परिणाम का अनुमान भी है। यानी उसे पता है कि ये जो क्रिया मैं कर रहा हूँ उसके परिणाम स्वरूप मेरी मृत्यु निश्चित है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर दरखाइम ने आत्महत्या को परिभाषित किया है। दरखाइम ने इस संदर्भ में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति को समझने के लिए यूरोप के 11 देशों का अध्ययन किया था।
जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, डेनमार्क, सैक्सोनी ये कुछ प्रमुख देश थे। तो कुल मिलाकर यूरोप के 11 देशों का उन्होंने अध्ययन किया था और उन्होंने ये महसूस किया कि अलग अलग देशों की जो अलग अलग वर्षों की आत्महत्या की घटनाओं की सारणी है, उसमें प्रत्येक समाज में हर वर्ष आत्महत्या की संख्या में बहुत कम चेंजेस होते हैं। यानी पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज निकालें तो वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इससे दरखाइम ये सिद्ध करते हैं कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत या अनायास होने वाली घटना नहीं है, वो समाज की दशाओं से ही संबंधित है और इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन तभी आते हैं जबकि समाज की दशाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। यानी समाज की दशाओं में अगर परिवर्तन होते हैं तो आत्महत्या की रेट में भी परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार दरखाइम ने सामाजिक अनुसंधान करके आत्महत्या के एक सामाजिक पक्ष को हमारे सामने रखा है कि आत्महत्या जो है वो एक सामाजिक इशू है, सामाजिक तथ्य है और इसको समझने के लिए हमें समाज की परिस्थितियों को समझना होगा। इसके कारणों को जानने के लिए हमें सामाजिक कारकों को समझना होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो पहले अलग अलग विद्वानों ने आत्महत्या के अलग अलग कारण प्रस्तुत किए हैं वो क्या हैं और दरखाइम किस प्रकार से उनको आलोचना करके उसके विपरीत एक नया मत प्रस्तुत करते हैं।